गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज शेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शेल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे उम्मीद है आपने इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले जाकर आप उसे देख लीजिए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर, जो कि होगा हमारा लैंगिक जनन पर। तो लैंगिक जनन, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जीव होते हैं जो विपरीत लिंग वाले होते हैं, एक नर और एक मादा, दोनों जनन में भाग लेते हैं। इनमें क्या होता है, युग्मक बनते हैं और युग्मक आपस में मिलकर के जाइगोट बनाते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है। और इनके अंदर मतलब लैंगिक जनन में जो संतति पैदा होगी उसमें विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तो देखिए, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव जनन में भाग लेते हैं। इसमें क्या होगा, अलग अलग लिंग वाले जीव जनन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। अलग अलग लिंग से मतलब एक नर होगी और एक मादा हो, एक नर होगा और एक मादा होगी। जैसे जनक, देखिए ये जो है हमारा नर का सिंबल है और ये मादा का चिन्ह है। तो नर और मादा इन दोनों में क्या बने, युग्मक बने, जिन्हें मैंने ग्रीन से दर्शाया है। देखिए, फिर ये जो युग्मक थे दोनों आपस में क्या हुए, मिले, मतलब कि निषेचन की प्रक्रिया हुई और युग्मनज या जाइगोट का निर्माण हुआ। अब फिर ये जो जाइगोट है ये विभाजित होगा और एक नया जीव बना लेता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक जटिल, विस्तृत तथा धीमी प्रक्रिया है। अगर मैं अलैंगिक जनन से तुलना करूं लैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन से काफी ज्यादा जटिल होती है। भाई अलैंगिक जनन में केवल एक जीव है, इसमें दो जीव है। अलैंगिक जनन में क्या है, युग्मक नहीं बनते, ठीक है, युग्मक भी नहीं बनते, निषेचन भी नहीं होता, लेकिन लैंगिक में होता है। ये विस्तृत होती है, काफी ज्यादा धीमी प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे करके संपन्न होती है। संतति जनकों से अथवा आपस में समरूप नहीं होती है। हमने देखा था कि अलैंगिक जनन में जो जीव बने, जो संतति बनी, वो कैसे थे, क्लोन थे। मींस आकारिकीय और अनुवांशिकी रूप से वो एक दूसरे के और जनक के क्या थे, समरूप थे। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। युग्मक, तो युग्मक क्या चीज है, यह वह लैंगिक कोशिकाएं हैं जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेती हैं। ये लैंगिक कोशिकाएं होती हैं जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेती हैं। यह अगुणित होते हैं, एन होते हैं। ये जो होते हैं हमेशा आपको अगुणित ही मिलेंगे। जो युग्मक होते हैं वो अगुणित ही होते हैं। भाई हमें पता है कि जो जीव है वो दो प्रकार के होते हैं, एक द्विगुणित 2n टाइप के और एक अगुणित होते हैं। चाहे जीव द्विगुणित हो चाहे अगुणित हो, कैसा भी जीव हो, इनमें जो युग्मक बनेंगे वो हमेशा कैसे होंगे, अगुणित ही होते हैं। ये जो 2n का मतलब द्विगुणित, n का मतलब अगुणित। अब देखिए, अगर 2n से n बनना है तो कैसा होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अगर n से n बनना है तो कैसा होगा, समसूत्री विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। और जब बनेगा तो हमेशा युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। नर युग्मक चल होते हैं। भाई नर युग्मक चल फिर सकते हैं। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में क्या होता है, शुक्राणु है, वो चल फिर सकते हैं। स्पर्म शुक्राणु कहा जाता है इन्हें। जो नर युग्मक हैं उन्हें क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। मादा युग्मक अचल होते हैं, वो चल फिर नहीं सकते, इन्हें अंडाणु या एग्स या ओवा कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अवस्थाओं की। तो सबसे पहली आती है किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था, जिसे हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं। भाई देखिए, अब कोई भी जीव है, उसके संतान उत्पन्न हुई, तो क्या वो संतति, क्या वो संतान तुरंत प्रजनन करने के सक्षम हो जाएगी? क्या वो तुरंत रिप्रोडक्शन करने लगेगी, जनन करने लगेगी? नहीं करती। शुरुआत में क्या होता है, उसको धीरे धीरे करके उसके शरीर में वृद्धि होती है, विकास होता है। फिर उसके बाद एक निश्चित समय के बाद वो जनन करने के सक्षम होता है। तो ये जो वृद्धि वाली अवस्था थी ना, इस वृद्धि वाली अवस्था को क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। अगर हम मनुष्य में देखें तो मनुष्य में सपोज करिए किसी के संतति हुई, किसी के कोई बच्चा हुआ।
अब वो बच्चे के तुरंत जन्म कर लेगा? नहीं, वो पहले 10-12 साल की उम्र तक उसके शरीर में वृद्धि होगी, फिर उसके बाद उनके जो जनन अंग होंगे वो विकास करेंगे, उनमें परिवर्तन आएंगे, जब जाके वो प्रजनन करने के सक्षम बनेगा। तो जो वृद्धि वाली अवस्था थी ना, उसे हम कह रहे हैं किशोर अवस्था। युगमनज के विकास से उत्पन्न हुए नए प्राणी। भाई युगमनज से जो नया प्राणी उत्पन्न हुआ है में युग्मक निर्माण की क्षमता तुरंत विकसित नहीं होती। उसमें ऐसा नहीं कि तुरंत युग्मक बनने लगे, नहीं, तुरंत युग्मक नहीं बनते हैं। इस अप्रजनन अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। तो ये जो अप्रजनन की अवस्था है, जिस दौरान वो प्रजनन नहीं कर सकता, उसे किशोर अवस्था कहते हैं। इसके बाद आती कायिक प्रयावस्था या वेजिटेटिव। मतलब देखिए, अब जो किशोर अवस्था थी वो हमने किसमें कही? जानवरों में कही, एनिमल्स में। लेकिन पादपों में भी तो होता है। भाई अब मैंने आज आम का बीज बोया तो कल उस पर इतना बड़ा पौधा हो गया, क्या उस पर आम लग जाएंगे? नहीं लगेंगे, क्योंकि पहले वो क्या होगा, 3-4 साल उसे वृद्धि करने में लगेंगे, जब जाके उस पर आम लग पाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो किशोर अवस्था होगी ना पादपों में, उसे कायिक प्रयावस्था कहते हैं। पादपों में किशोर अवस्था को ही कायिक प्रयावस्था कहते हैं। किशोर अवस्था की समाप्ति ही जनन प्रयावस्था का आरंभ होती है। जब किशोर अवस्था खत्म होगी तो जनन प्रयावस्था चालू हो जाएगी। अब आते हैं प्रजनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज। ये वो समय होता है, ये वो अवस्था होती है जब जीव जनन करने के सक्षम होता है। मतलब शुरुआत में वो जनन करने के सक्षम नहीं है। ठीक है, शुरुआत में क्या थी? किशोर अवस्था, जब उसके शरीर में वृद्धि हो रही थी, उसके बाद वो जनन करने के सक्षम बनेगा, तो उसे हम प्रजनन अवस्था कहेंगे, जब वो जनन करने के सक्षम हो जाएगा। तो देखिए, इस अवस्था में प्राणी प्रजनन क्षमता विकसित कर लेता है। तो प्रजनन अवस्था में प्राणी के अंदर प्रजनन की जो क्षमता होती है वो विकसित हो जाती है। इस अवस्था के प्रारंभिक काल, जो शुरुआती समय होता है, जो शुरुआती काल है, उसे हम क्या कहते हैं? यौवन आरंभ कहते हैं, प्यूबरिटी कहते हैं। तो यौवन आरंभ के दौरान क्या होगा? जो जीव होगा उसके शरीर में काफी ज्यादा परिवर्तन आते हैं। जैसा कि अगर हम मनुष्य की बात करें तो जो नर होगा उसकी आवाज थोड़ी भारी हो जाएगी, उसके जो लैंगिक अंग हैं, ठीक है, और उसके बगल के अंदर काफी सारे क्या होंगे? बाल उगने लगेंगे, उसकी जो मांसपेशियां काफी ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, शोल्डर चौड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके के परिवर्तन आएंगे। अगर हम मादा की बात करें तो मादा के अंदर क्या होगा? उनकी जो मेमोरी ग्लैंड है वो विकसित होने लगेंगे, उसकी आवाज जो होगी वो थोड़ी पैनी सी हो जाएगी, उसके कुछ एरिया में क्या होगा? फैट जमा होने लगेगा, जैसे थाइस के ऊपर। तो इस तरीके के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो यौवन आरंभ में लैंगिक अंगों का विकास एवं परिपक्वता होती है। तो यौवन आरंभ जब होगा तो उसमें क्या होगा? जो लैंगिक अंग हैं, मतलब अगर हम बात करें तो जो हमारा नर का होगा लैंगिक अंग और जो मादा का लैंगिक अंग होगा, तो उनमें क्या होगा? उनका विकास होगा, उनमें परिपक्वता आने लगेगी, वो मैच्योर होने लगेंगे। इस अवस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है। मतलब जिस प्रकार से वृद्धि की दर चल रही थी, ठीक है, वैसी नहीं होगी। मतलब समझिए कि जब एक छोटा बच्चा था 1 साल का, वो इतना सा होगा, छोटा सा इतना सा, ठीक है। अब क्या हुआ? जब वो धीरे, अब क्या हुआ? 10 साल हुए, तो 10 साल के अंदर वो इतना बड़ा हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? उसकी वृद्धि तो धीमी हो जाएगी, उसके अंदर मैच्योरिटी आने लगेगी, उसके जो लैंगिक अंग वगैरह उसके शरीर में क्या होने लगा? विकास होने लगेगा, उसके परिवर्तन होने लगेंगे। तो जो चीज, जो शारीरिक क्रियाएं पहले वृद्धि में कार्य कर रही थी, अब वो क्या करेंगे? उसको परिपक्व बनाने में, उसको लैंगिक तौर पर, ठीक है ना, मैच्योर करने में लग जाएंगी, कार्य करने लगेंगी वो सभी प्रक्रियाएं। तो इस वजह से जो वृद्धि है वो धीमी हो जाती है। पुष्पधारी पादपों में यह अवस्था पुष्पों के उत्पन्न होने से प्रारंभ होती है। तो पुष्पधारी पादप मतलब जिनमें फूल आते हैं, तो फूल वाले पौधों में यह अवस्था कब होगी? जब फूल आने लगते हैं। जैसे गेंदा, धान और गेहूं की बात करूं तो उनमें पुष्प कब लगते हैं? जब 3 से 5 महीने हो जाते हैं, उसके बाद लगते हैं। नारियल और आम में 3 से 6 वर्ष, मतलब कि किसी में 3 वर्ष की उम्र में ना क्या आने लगते हैं? आम आने लगते हैं, किसी में 4 वर्ष की उम्र में, किसी में 4.5 वर्ष की उम्र में। तो इस तरीके से गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो वर्ष भर पुष्पीकरण होता है, मतलब जिसपे पूरे वर्ष भर पुष्प लगते हैं, फूल आते हैं। अब पादपों के प्रकार पढ़ते हैं। तो एक होते हैं वार्षिक पादप, एक होते हैं द्विवार्षिक। तो वार्षिक का मतलब एनुअल, भाई जैसे हमारे एनुअल एग्जाम होते हैं उसी प्रकार। तो एनुअल पादप क्या होते हैं? जो 1 वर्ष के भीतर ही बीज से उत्पन्न होने से लेकर के फल फूल लगने तक और उसके बाद मृत्यु तक, यह पूरा सब काम 1 साल में निपट जाता है।
वे पौधे जो 1 वर्ष के भीतर ही बीज से उत्पन्न होने से लेकर बीज उत्पन्न तक करने तक का चक्र पूरा करके सूख जाते हैं, उन्हें वार्षिक पादप कहते हैं। उदाहरण के लिए मटर, गेहूं, धान आदि। द्विवार्षिक पादप बाइनियल प्लांट, ये कौन से होंगे? ये 2 वर्ष लेंगे। पहले वर्ष में वृद्धि करेंगे, दूसरे वर्ष में फल फूल भी जाएंगे और फिर मर जाएंगे। ये पौधे आमतौर पर लगभग 2 वर्ष में तैयार होकर मर भी जाते हैं, तो 2 वर्ष लगते हैं। यह 1 वर्ष तक पूरी तरह से तैयार होते हैं, तो 1 वर्ष तो तैयार होने में लगा लिया और दूसरे वर्ष के दौरान फूल, फल तथा बीज का निर्माण के बाद इनकी वृद्धि पूरी होती है। उदाहरण के लिए गोभी, गाजर आदि। तो लैंगिक दृष्टि से 2 प्रकार के पुष्पधारी पादप होते हैं। अगर हम लैंगिक दृष्टिकोण से देखें तो पुष्पधारी पादप 2 प्रकार के हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक पादप। तो मोनोकार्पिक कौन से होते हैं? यह पौधे अपने जीवन काल में केवल 1 बार पुष्प धारण करते हैं। तो जैसा कि हमें उसके नाम भी देखे तो मोनो का मतलब होता है 1। तो मोनोकार्पिक पादप होते हैं वो पूरे जीवन काल में, ठीक है, अपने जीवन काल में केवल 1 बार, उन पे जो फूल आएंगे ना पूरे जीवन में केवल 1 बार ही आते हैं। कुछ बहुवर्षीय पौधे, मतलब ऐसे पौधे जो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। कुछ बहुवर्षीय पौधे भी हैं जो कि मोनोकार्पिक होते हैं, मोनोकार्पिक पादप होते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे बांस का जो पेड़ होता है, तो बांस के कुछ पेड़ क्या होते हैं? 50 से 100 साल में केवल 1 बार पुष्प धारण करते हैं, उन पर केवल 1 बार पुष्प लगते हैं और उसके बाद क्या होता है? वो मर जाते हैं पुष्प लगने के बाद। बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में 50 से 100 वर्ष के, कितने वर्ष का? 50 से 100 वर्ष के बाद केवल 1 बार पुष्प पैदा करते हैं, उनमें केवल 1 बार ही फूल लगते हैं। अगला जो उदाहरण है वो स्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना, जिसे हम नील कुरेंजी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 12 वर्ष के अंदर केवल 1 बार इनमें क्या होते हैं? पुष्प उत्पन्न होते हैं। अगर हम बात करें तो इनकी, तो इस पादप ने सितंबर अक्टूबर 2006 के दौरान पुष्प धारण किए। भाई जब इन्होंने पुष्प धारण किए थे तो उस समय केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की जो पहाड़ियां थी ना, वहां पर पूरी की पूरी कालीन सी बिछ गई थी पुष्पों की, मतलब एकदम पूरी चादर फैल गई थी। इससे केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के पहाड़ी स्थानों में सुंदर नीले पुष्पों की चादर फैल गई थी, जिससे जो पर्यटक होते हैं वो वहां की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। अगर मैं 2006 से 12 साल लगाऊं तो लगभग 2018 सितंबर अक्टूबर में इन्होंने लास्ट टाइम क्या करा होगा? पुष्प पैदा करे होंगे। पॉलीकार्पिक, पॉली वर्ड का प्रयोग तब होता है जब बहुत सारे की बात हो रही होती है। तो ये बहुवर्षीय पादप जो परिपक्व होने पर, जब वो मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए, उसके बाद प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। प्रत्येक वर्ष उनके ऊपर पुष्प लगते हैं, फूल लगते हैं। जैसे भाई देखिए आम और सेब हैं, तो इनके बड़े बड़े पेड़ों में, तो जब एक निश्चित मौसम आवे उस समय आम लगते हैं, उस समय सेब लगते हैं। अब यूं थोड़ी है कि आम तुम्हें सर्दी में खाने को मिलेंगे, नहीं, आम हमें गर्मी के मौसम में मिलते हैं। आम के पौधों पर जो फल है वो कब लगते हैं? मई, जून, जुलाई के समय में लगते हैं। तो इनमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण होते हैं, पुष्प धारण करते हैं। उदाहरण आम, सेब आदि। इसमें अंतर पुष्पीय काल को, अंतर पुष्पीय काल का मतलब क्या है? भाई इस साल फूल लगे उसके बाद क्या हो जाएगा? फूल लगने के बाद अब वो बंद हो जाएंगे, अगली साल उसी मौसम में लगेंगे। तो ये जो समय था 2 पुष्प लगने के बीच का जो समय था, इससे हम क्या कहते हैं? पुनः प्राप्ति काल या रिकवरी फेज कहते हैं। यह किसको प्रदर्शित करती है? किशोरावस्था को प्रदर्शित करती है। तो हमारा ये जो लेक्चर है यहीं पर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू।